हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिज़नेस लॉ का जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो जो है सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका सेल ऑफ गुड एक्ट का, उसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे फॉर्म होता है और गुड्स कौन कौन सी टाइप्स की हैं और उनकी क्लासिफिकेशन है जो वो दी है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के जो है उसके अकॉर्डिंग डील विद द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया। इंडिया में अगर आप सेल ऑफ गुड्स करते हो उससे रिलेटेड है 1930 जो आपका एक्ट है। द टर्म गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जाता है उसको गुड्स की डेफिनेशन में लिया है। अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, कोई भी मनी की फॉर्म को छोड़कर और कोई अगर आपका किसी के अगेंस्ट क्लेम है, अपने डेट लेना है, उसको छोड़कर बाकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को सेल गुड्स के फॉर्म में लिया जाता है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर वो आती हैं। पहले जो हमारा गुड्स था वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आता था, लेकिन 1930 में इसको चेंज करके अलग से एक्ट है जो इसका वो बना दिया गया है। उसके बाद आपके पास है बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू ए बायर फॉर ए प्राइस। जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें जो सेलर है वो ट्रांसफ़र करता है जो प्रॉपर्टी का है गुड्स का, और जा फिर एग्री होता है कि मैं ये गुड्स हैं जो आपको ट्रांसफ़र करूँगा फॉर ए प्राइस बायर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल ऑफ गुड बोलेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है जो वो दो केस हो सकते हैं। एक सेल हो सकती है जिसको हम एब्सोल्यूट सेल या सेल भी बोलते हैं, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल जिसको हम कंडीशनल सेल भी बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिफाइन किया उसने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, गुड्स एंड प्राइस के अगेंस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हो गया इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप अगर की जाती है साथ के साथ तो उसको सेल बोला जाएगा। अगर ऑनरशिप इन गुड्स है नॉट अभी ट्रांसफ़र नहीं की गई है, नॉट येट ट्रांसफर, तो उसको बोला जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। मतलब उसको ट्रांसफ़र करने का प्रॉमिस किया है तो वो बनेगा एग्रीमेंट टू सेल। अगर उसने ट्रांसफ़र इमीडिएटली कर दी है बोल के तो उसको बोला जाएगा सेल। Sale or absolute sale where the property or ownership in the goods is immediately transferred from the seller to the buyer and nothing left on the part of the seller, there is called a sale or absolute sale. काउंटर सेल इन द शॉप, जो दुकान में चीज़ें दी जाती है साथ के साथ ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, दैट इज़ टाइप ऑफ एब्सोल्यूट सेल। दूसरा आपके पास है बेटा एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशनल सेल, वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप जो है वो गुड्स की टेक प्लेस करेगी, फ्यूचर में ट्रांसफ़र की जाएगी सर्टन कंडीशंस के फुलफिल होने पे, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल या कंडीशनल सेल, जो कि फ्यूचर की कंडीशंस फुलफिल होने पे ही उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा ऑनरशिप को। उसके बाद है बेटा हाउ एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। जो एग्रीमेंट टू सेल है वो बिकम सेल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? इन द फर्स्ट स्टेज एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज़ एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि जब तक वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता वो एग्रीमेंट टू सेल रहेगा। व्हेन सेलर एंड बायर एग्री हो जाते हैं टू सेल बाय गुड्स एट ए प्राइस, देयर इन एज एग्रीमेंट बिटवीन द टू फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। ठीक है, नाउ व्हाट रिमेन्स? ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। तो उन्होंने प्रॉमिस तो कर लिया लेकिन ऑनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे तो साथ के साथ वो सेल बन जाएगी इमीडिएटली। अगर वो नहीं ट्रांसफ़र करते, वो कहते हैं कि कोई फ्यूचर कंडीशन पूरी होगी मैं तब ट्रांसफ़र करूँगा उन गुड्स को, तो दैट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होती और ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक उसको एग्रीमेंट टू सेल ही माना जाएगा। इसके बाद बेटा आपके पास असेंशियल्स दे रखी हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है उसमें क्या क्या असेंशियल फीचर्स होनी चाहिए? फर्स्ट है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले कहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही गुड्स है जो वो आती थी। बाद में 1930 में इसको चेंज करके अलग से एक्ट बना दिया गया है। तो जो एक हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो एसेंशियल फीचर्स हैं जैसे कि उसकी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वैलिड होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो सारी कंडीशंस हैं जो वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो उसको भी पास करनी ज़रूरी है। सेकेंड है टू पार्टीज़। तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टीज़ का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी टू पर्सनस, वन द सेलर एंड अदर द
buyer. The seller and the buyer must be two different persons, for a man cannot purchase his own गुड्स, क्योंकि अपने आप से कोई बंदा गुड्स परचेज नहीं करता. लेकिन इस रूल की बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं कि एक बंदा खुद को भी सेल कर सकता है. दीज आर द सर्टन एक्सेप्शंस. फर्स्ट, वेयर ए पर्सनस गुड्स आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री. बंदे की कुड़की निकल गई है, दिवाला निकल गया उस बंदे का, उस वहाँ सेल किया जा रहा है तो वो खुद भी वहाँ पे उनको परचेज कर सकता है. दूसरा, अ पार्ट ओनर कैन सेल हिज शेयर टू द अदर पार्ट ओनर. मान लो दो पार्टनर्स थे, एक पार्टनर अपना शेयर बेचना चाहता है तो दूसरा पार्टनर उसको शेयर को खरीद सकता है. वेयर ए पानी सेल्स द गुड्स प्लेज्ड विद हिम ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ए बिल ऑफ मनी. एक बंदे ने गुड्स की कोई गिरवी रखी हुई थी किसी बंदे की, वो सामने वाली पार्टी पेमेंट नहीं देती तो वो खुद नॉन पेमेंट के बदले में उन गुड्स को खुद खरीद सकता है. ए पार्टनर में ऑल्सो बाय द गुड्स फ्रॉम द फर्म इन विच ही इज़ ए पार्टनर एंड वाइस वर्सा. जिस कंपनी में वो पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में, वहाँ से वो गुड्स परचेज कर सकता है. इन केस देर इज़ ए सेल बाय ऑक्शन है, द सेलर में रिजर्व राइट ऑफ मेकिंग ए बिड. वो खुद भी बोली लगा सकता है अपनी ही गुड्स की अगर ऑक्शन में गुड्स सेल की जा रही हैं. तो ये थी कुछ एक्सेप्शंस के दो पार्टीज़ होनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो खुद भी परचेज कर सकता है. थर्ड वैलिड कंडीशन है बेटा, दैट इज़ एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के लिए देयर शुड बी इमीडिएट ट्रांसफ़र और एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र द जर्नल प्रॉपर्टी इन गुड्स सोल्ड और एग्रीड टू बी सोल्ड. ठीक है जी, तो इसमें ये साथ के साथ ट्रांसफ़र होनी ज़रूरी है. पोजेशन इज़ विद और विदाउट फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स. मान लो कि गुड्स पड़ी हैं जो वो बायर के पास ही पड़ी हैं उसके गोडाउन में, लेकिन जो उसकी ऑनरशिप है, जो उसका टाइटल है, वो किसके नाम हो गया है, बायर के नाम हो गया, और गुड्स सेलर के गोडाउन में पड़ी हैं, तब भी माना जाएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो गई है. तो जब भी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होगी तभी उसको सेल माना जाएगा. नेक्स्ट है गुड्स. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स. गुड्स के बारे में होना चाहिए. द प्रॉपर्टी इन विच इज़ टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी है जो उसको छोड़ के, एंड इंक्लूड्स स्टॉक है, शेयर्स हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, किसी बंदे की घास है उगी हुई उसके खेतों में, ट्रीज़ हैं उसके पास, प्लांट्स उगे हुए हैं. ठीक है, जो भी लैंड के ऊपर पार्ट बने हुए हैं जिनको मूव किया जा सकता है वो सभी गुड्स के डेफिनेशन में आती हैं. ए डेट इज़ नॉट गुड्स, जिनको हम एक्शनेबल क्लेम बोल रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आता है, गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता. इसमें बेटा डिफाइन किया है मनी, एक्शनेबल क्लेम एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. मनी विच इज़ ए लीगल टेंडर, जैसे रुपीज़ है जो इंडियन की करेंसी है उसको हम मानेंगे. सेकेंड है एक्शनेबल क्लेम्स, मीन्स क्लेम विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय ए लीगल एक्शन और ए सूट अगेंस्ट द, बंदे के केस करके आप उससे पैसे जो रिकवर कर सकते हो, तो उनको सबको आप एक्शनेबल क्लेम बोलते हो. किसी तरह का डेट जो किसी बंदे से आपने लेना है. द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड एक्ट. इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड है, बिल्डिंग है जिसको आप मूव नहीं कर सकते, उस तरह की प्रॉपर्टी में अगर आप डील करते हो तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर नहीं आती. तो बाकी जो हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं. नेक्स्ट इसकी वैलिड फीचर जो होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, दैट इज़ प्राइस. टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफ़र मस्ट बी मनी पेड और प्रॉमिस. या तो मनी पे की गई हो या उसके लिए प्रॉमिस किया गया हो. वेयर देयर इज़ नो मनी कंसिडरेशन द ट्रांजेक्शन इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. एज फॉर इंस्टेंट गुड्स गिवन इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और रेम्यूनरेशन फॉर वर्क और लेबर. तो उसके अगर गुड्स दी जाती हैं उस चीज़ के लिए तो उसको सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेड इन राइटिंग में हो सकता है, वर्ड्स माउथ्स में हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है उस बंदे के काम से, मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो ये थी बेटा कौन कौन सी एसेंशियल फीचर्स हैं जो आपको फुलफिल करनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो मानने के लिए. इसके बाद बेटा आपके पास लिखा है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एन एग्रीमेंट टू सेल है जो एग्जीक्यूटरी है, जिसमें अभी कुछ काम है जो पेंडिंग पड़ा है, लेकिन जो आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ एग्जीक्यूटेड, जिसमें आपने काम पूरा कर दिया है, ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया है. तो ये थी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप. जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है इन गुड्स एंड पासिंग, इमीडिएटली जब कॉन्ट्रैक्ट होता है साथ के साथ ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है, बट
एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी जो है वो साथ के साथ ट्रांसफ़र नहीं की जाती, कोई फ्यूचर डेट में कुछ कंडीशंस के फुलफिल होने पे ट्रांसफ़र की जाती है। थर्ड है रिस्क ऑफ लॉस। इन ए सेल इफ़ द गुड्स आर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, द रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द बायर। अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो किसका सारा रिस्क रहेगा? बायर का, क्योंकि गुड्स की ऑनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफ़र होगी थी, चाहे चीज़ें उठा के उसके गोडाउन में नहीं गई, लेकिन उन गुड्स का ऑनर जो है कौन था? बायर था। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर गुड्स सेलर के गोडाउन में पड़ी हैं तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रिस्क उसको नहीं होगा लॉस का, क्योंकि अभी तक उसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की गई है एग्रीमेंट टू सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ का ब्रीच में है कि ऑन द ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर है जो अपने मुकर जाता है गुड्स देने में, द बायर हैज़ ओनली ए पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। सेलर के अगेंस्ट उसके पास पर्सनल रेमेडी है, बट इफ़ आफ्टर ए सेल द सेलर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो द बायर में स्यू फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर डैमेजेस, गुड्स के लिए और उसके डैमेजेस जो उसको हुए हैं उसके लिए जो है स्यू कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। इन ए सेल इफ़ द बायर इज अर्जर्स एंड इंसॉल्वेंट, जो बायर है वो दिवालिया घोषित हो जाता है, उसका सब कुछ बिक जाता है। द सेलर इन द एब्सेंस ऑफ ए लाइन ओवर द गुड्स बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। अगर जो बायर है दिवालिया घोषित हो जाता है और सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो गुड्स हैं जो वो डिलीवर करनी ही पड़ेंगी सेलर को, वो उस बंदे को नहीं करेगा तो उसका जो ऑफिशियल असाइनी है जो इंसॉल्वेंट का सारा प्रोसीजर करा रहा है उसको ट्रांसफ़र करेगा। इन एन एग्रीमेंट टू सेल व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर हो जाता है बिफोर ही पेज फॉर द गुड्स द सेलर मे नॉट पार्ट विद द गुड्स, तो इस केस में गुड्स उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनरशिप अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई थी बायर को, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ये था बायर इंसॉल्वेंट का केस। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है बेटा, इन ए सेल इफ़ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट द बायर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर, जो है उससे गुड्स रिकवर कर सकता है अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी थी। अगर एग्रीमेंट टू सेल का था, बायर हैज़ ऑलरेडी पेड द प्राइस एंड सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, द बायर कैन क्लेम ओनली ए रेटेबल डिविडेंड एंड नॉट द गुड्स। गुड्स नहीं रिकवर कर सकता कि उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, वो सिर्फ जो उसका लॉस हुआ है उतना रेट पे, जितना रेट बढ़े या घटे हैं पहले से, उतना डिफरेंस है जो वो रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा जर्नल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। एन एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स ए राइट इन पर्सोनम। जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है उसमें और पर्सन के अगेंस्ट राइट है आपके पास आता है, वाइल ए सेल क्रिएट्स ए राइट इन रैम। राइट इन रैम सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आपका सबके प्रति आता है, होल वर्ल्ड के प्रति आपका राइट आता है। इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल द बायर एंड सेलर गेट रेमेडी अगेंस्ट ईच अदर। इन द केस ऑफ अगर वो ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, एक दूसरे के प्रति उनके पास रेमेडी है कि एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। एग्रीमेंट ऑफ सेल क्रिएट्स ए राइट विद विच ओनली द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर कंसर्न एंड नोट द होल वर्ड। तो कहता है एग्रीमेंट ऑफ सेल में सिर्फ वो दो पार्टीज आपस में एक दूसरे को कर सकती हैं, बाकी वर्ड के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट इज राइट इन पर्सोनम, पर्सन एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। Whereas in case of sale, the buyer gets an absolute right of ownership and the right of the buyer is recognized by the whole world. तो सारा वर्ड उसका गवाह है कि वो गुड्स का ऑनर बन चुका है, क्योंकि सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। दैट इज कॉल्ड राइट इन रैम। सारे वर्ड के अगेंस्ट राइट इन रैम, एक दूसरे के अगेंस्ट राइट इन पर्सोनम। नेक्स्ट है बेटा राइट ऑफ रीसेल। इन अ सेल द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, इवन इफ गुड्स उसकी पोजेशन में पड़ी हैं तो वो रीसेल नहीं कर सकता उन गुड्स की जो सेलर है, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सेलर जो है वो गुड्स को क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है, रीसेल है जो उनको कर सकता है। बिकॉज ही डज सो ही में बिकम लायबल फॉर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अगर वो करता है रीसेल तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट उसका होगा, लेकिन वो रीसेल कर सकता है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है रीसेल करने की। तो ये थी बेटा कि डिफरेंसेस क्या हैं आपके जो आपका सेल है और एग्रीमेंट टू सेल है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।